चलिए दोस्तों करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। प्रश्न पूछा है हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन, यानी इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र न्यूज़पेपर के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है। 1903 यानी 1903 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने स्टार्ट किया था वीकली पत्रिका, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, यानी कि एक साप्ताहिक पत्रिका था जो महात्मा गांधी ने कब 1903 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में इसको स्टार्ट किया था। 1919 गांधी 1919 गांधी स्टार्टेड टू वीकलीज इन इंडिया, ठीक है, वीकलीज इन इंडिया, यंग इंडिया एंड नवजीवन। तो आप याद रखिएगा ये तीनों पत्रिकाएं क्या क्या, यंग इंडिया, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन, ये तीनों के तीनों महात्मा गांधी के ही न्यूज़पेपर हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में, भागर में भारत में बात करें तो यंग इंडिया और नवजीवन। 1933 गांधी एडेड द थर्ड वीकली हरिजन। तो यहाँ चार पत्रिका का नाम याद रखिएगा जो कि ये वीकली साप्ताहिक पत्रिका ही हुआ करता था। हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये चारों के चारों पत्रिका याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, भारत में यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन 1933 में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्र जो इंडियन ओपिनियन शुरू किया 1903 में। 1919 में गांधी जी ने भारत में यंग इंडिया और नवजीवन शुरू किया और 1933 ईस्वी में गांधी जी ने तीसरा साप्ताहिक पत्रिका जो कि हरिजन नामक शुरू किया। चलिए दोस्तों करते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन। देखिए इंडियन ओपिनियन, यूथ इंडिया, इंडियन ओपिनियन, यूथ इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सभी के सभी महात्मा गांधी के क्या है, न्यूज़पेपर हैं, समाचार पत्र हैं। गोपाल कृष्ण खोगले की बात करें तो सुधारक और नेशन, अगर आपसे पूछे सुधारक और नेशन किसकी पत्रिका है तो गोपाल कृष्ण खोगले के हैं। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हुआ करते थे गोपाल कृष्ण खोगले, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड का, नेशनल हेराल्ड ये बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर में कई बार इसे पूछा जाता है। तो नेशनल हेराल्ड ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या है, पुस्तक या समाचार पत्र हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना यानी कि शुरुआत किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को मनाते हैं और इसीलिए 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसने 1919 के आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्र विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी, यानी हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द आईएनसी स्पेशल सेशन ऑफ 1920। तो स्पेशल सेशन देखिए 1920 में दो सेशन हुए थे, 1920 में दो सेशन हुए थे। एक हुए थे कहाँ, कलकत्ता में, एक हुए थे कलकत्ता में और दूसरा हुआ थे कहाँ पे, नागपुर में, ठीक है। जो कलकत्ता में हुए थे वो लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। जो स्पेशल हुआ था ये 1 अगस्त को हुआ था, ये 1 अगस्त 1920 को कहाँ पर, लाला लाजपत राय ने इसको अध्यक्षता की थी। और दूसरा हुआ था दिसंबर में, कब, दिसंबर 1920 में हुआ था, कहाँ पर, नागपुर में, कहाँ पर, नागपुर में हुआ था। जो कि राघव विजयाचार्य ने जो कि नागपुर में इसकी अध्यक्षता की थी, वो विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कलकत्ता में किसने की थी, तो लाला लाजपत ने। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, ठीक। महात्मा गांधी मूव टू द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन, लाला लाजपत राय ने 1920 में कांग्रेस की अधिवेशन की थी, अध्यक्षता की थी, यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन असहयोग प्रस्ताव पास किया था कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन यहाँ पर पारित नहीं हो पाया था। फिर जाके बाद में नागपुर में जब सेशन हुआ तब वहां पर असहयोग प्रस्ताव यानी कि स्वीकृति मिल गया था।
ठीक है, ये इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है द वेद समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया। वेद समाज किससे इंस्पायर्ड है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय से इंस्पायर्ड है। ठीक है, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और इसीलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही कलकत्ता में किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख ले। अगला यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। द वेद समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड मद्रास। वेद समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? मद्रास में, जो कि चेन्नई में है। और ये कब किया गया था? तो 1864 ईस्वी में। वेद समाज वॉज इंस्पायर्ड। वेद समाज जो प्रभावित है वो किससे? ब्रह्म समाज से है। इट वर्क टू अबोलिश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट विडो री मैरिज वुमेन्स एजुकेशन। यानी कि ये जो ब्रह्म समाज है ये एबोलिश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने एबोलिश किया और प्रमोट इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने क्या किया? प्रमोट किया। और साथ साथ में महिलाओं की एजुकेशन को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। और इसके अलावा इट्स मेंबर बिलीव इन वन गॉड। ये एक ही भगवान को बिलीव करते थे, ये नहीं कि मतलब एक ही भगवान था। कंडेम द सुपरस्टिशन, ठीक है, सुपरस्टिशंस एंड द रिचुअल ऑफ द ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म। करेक्ट आंसर ब्रह्म समाज। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में किया गया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। अब वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और यहाँ पे जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ से पेपर में आपको क्या पूछा जाता है? यहाँ पे कई बार आपके पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ से बना देते हैं, जो जाति भेद को खत्म करने के लिए, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं को शिक्षा के लिए। और यहाँ पर एक ईश्वर में विश्वास करते थे, एक ही ईश्वर। रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अधिवंशों और कर्मकांडों को इन्होंने क्या किया था? निंदा किया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। हु हैज बीन awarded with the Nobel Prize for Economic Science in 2023। यानी कि इकोनॉमिक साइंस का 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्लौडिया गोल्डिन को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं द सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस में दिया गया। किसको? क्लौडिया गोल्डिन को, जो कि ये ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च वुमेन्स। किसके लिए? रिसर्च वुमेन्स के लिए। तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाने वाला आर्थिक विज्ञान सेवरेज रिक्स बैंक पुरस्कार हार्वर्ड विद्यालय में प्रोफेसर क्लौडिया गोल्डिन को दिया गया है। ठीक है, श्रम बाजार में महिलाओं को योगदान पर उनके व्यापक शोध के लिए इनको दिया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबोलिश सती प्रथा 1829। एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि सती प्रथा को अबोलिश कब किया गया था? तो 1829 में। किसने? तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये पेपर में कई बार और सीटेट में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है, यूपी टेट में भी पूछा है, डीएसएसबी में भी पूछा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेटिंग हैज बीन क्रेडिटेड सिग्निफिकेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग को महत्वपूर्ण सामाजिक और सुधारकों के लिए श्रेय दिया जाता है। जिन सुधारकों में सती प्रथा को खत्म करना, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि देना शामिल था। यानी कि पहले के समय में मानव बलि दिया जाता था और सती प्रथा यानी कि अगर किसी का हस्बैंड यानी पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसी चिते में जला दिया जाता था, जिसको लेकर के लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसका विरोध किया और सती प्रथा को खत्म कर दिया। और कन्या भ्रूण हत्या यानी कि अगर कोई बेटी अगर भ्रूण में होती थी, लड़की होती थी, उनको भी खत्म कर दिया जाता था। तो कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि देना, ये तीनों की तीनों लॉर्ड विलियम बेटिंग ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ब्रिटिश अधिकृत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है,
उन्होंने 1828 से लेकर के 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया। यहाँ से अब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस स्लाइड को अब याद रखिएगा, यहाँ से कई बार पेपर में पूछा जाता है। मेन पॉइंट याद रखिएगा, सती प्रथा को खत्म कर दिया, कन्या भ्रूण हत्या को खत्म कर दिया, अब मानव बलि को भी देना शामिल था, इन सभी को खत्म किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, कब? ब्रिटिश अधिकृत भारत का, यानी कि उस समय आजाद हमारा भारत नहीं हुआ था, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 वाज पास बाय INC द इन हेल्ड द सेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि असहयोग आंदोलन, आप सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन सबसे पहले जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहां पे महात्मा गांधी ने पेश किया था, लेकिन वहां पे पास नहीं हो पाया था, जिसमें कि कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1920 में अगस्त में, तो उस समय लाला लाजपत राय INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वहां पे पास नहीं हुआ पाया, तो उसी में कांग्रेस का सेशन हुआ दिसंबर नागपुर में, और वहीं पर चित्तरंजन दास ने फिर अपने आप क्या क्या असहयोग आंदोलन को फिर पेश किया, और वहीं पर नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को क्या हुआ, स्वीकृति मिल गई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नागपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द रविंद्रनाथ टैगोर हैज बीन रिसेंटली फॉर द इंक्लूजन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी निम्नलिखित में से कौन से साइट यूनेस्को वर्ल्ड यानी कि विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, कहाँ पर? कलकत्ता में है, और अभी हाल ही में 41वां वर्ल्ड हेरिटेज इसे शामिल किया गया है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और हाँ बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि अभी जो मैंने आपको बताया असहयोग आंदोलन 1920 से 22, यानी 1920 में पारित हुआ असहयोग आंदोलन, और जब चौरी चौरा का हत्याकांड फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, पुलिस चौकी पर आग लगा दिया गया, इसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, और इसे पास कहाँ गया था, तो दिसंबर 1920 में नागपुर के सेशन में, जिसमें कि नागपुर का जो सेशन हुआ था वो विजय रखवाचार्य जी अधिवेशन के अध्यक्ष थे, किसके? INC के, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष दिसंबर में ही सेशन आयोजित की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि 41वां शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में डाला गया है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित यहाँ पे है, यानी कि बंगाल में, और 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया गया था 1901 में, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यह एक आवासीय विद्यालय है और प्राचीन भारतीय परंपराओं पर यह आधारित है। 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी, कब? 1921 ईस्वी में, जिसके बाद विश्व भारती के रूप में मान्यता दी गई, और इसी को क्या बोला? विश्व भारती के रूप में मान्यता दिया गया है। शांति निकेतन में विश्व भारती बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि इसका जो चांसलर होता है वो कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यानी सांस्कृतिक विश्व भारती बंगला का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका कि चांसलर कौन है? प्रधानमंत्री है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, 1901 में किया था, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में किया था, तो यह एक आवासीय विद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करें, विच ऑफ द मुगल एम्परर एक्सिक्यूट द 9th सिख गुरु, यानी कि एक्सिक्यूटेड का मतलब होता है कि उसको फांसी दे देना, यानी कि यहाँ पूछा किस मुगल सम्राट ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह को फांसी दे दिया था, तो यहाँ पे औरंगजेब हो जाएगा। ये औरंगजेब ने तेग बहादुर को फांसी दे दिया गया था। ये कौन से? 9th सिख गुरु थे, और इसीलिए यहाँ पे अभी आप दिल्ली जाओगे जहाँ पे फांसी दिया था औरंगजेब ने, उस जगह को नाम GTB नगर के नाम से जाना जाता है, जो आज भी वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है मुखर्जी नगर के बगल में। मुखर्जी नगर अगर आपको जाना है तो GTB नगर आपको जाएंगे। GTB का मतलब वही होता है कि गुरु तेग बहादुर सिंह, यहीं पे औरंगजेब ने इसे फांसी दिया था, और इसीलिए उस जगह का भी नाम है GTB नगर। ठीक है, कभी आप वहां पर जाएं तो आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि औरंगजेब ने वहीं पर तेग बहादुर सिंह को फांसी दिया था, इसीलिए अभी नाम उसका क्या पड़ा है? गुरु तेग बहादुर सिंह। मेट्रो स्टेशन है और जगह का भी नाम है। ठीक, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे औरंगजेब एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु तेग बहादुर सिंह, ही वॉज द
रे, ठीक है, रेल्यूकेटेंट एंड एक्सेप्ट इस्लाम, यानी कि औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु को तेग बहादुर को फांसी दे दिया था। क्यों दिया था? तो ये औरंगजेब चाहते थे कि जो 9वें सिख गुरु तो इस्लाम धर्म को अपना ले, लेकिन जो ये 9वें सिख गुरु थे वो तेग बहादुर सिंह वो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया, जिसके कारण औरंगजेब ने उसको क्या किया, फांसी पर चढ़ा दिया। और याद रखिएगा इसी तेग बहादुर का जो बेटा हुआ करता था जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, और उनका जन्म कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ है 1666 में। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लखनऊ सेशन 1960, लखनऊ में एक सेशन हुआ था, यानी किसका, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 में, जिसका अध्यक्ष था अंबिका चरण मजमूदार। और यहीं पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का ज्वाइंट सेशन हुआ था। और यहीं पर जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे, तो यहाँ पे पेचअप कराया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। सूरत 1907 में विभाजित होने के बाद नरमपंथी और गमपंथी को एक साथ यहाँ पे किया था, कहाँ पे, अंबिका चरण की अध्यक्षता में 1916 लखनऊ के सत्र में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कई बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल कब एक साथ हो गए थे, तो 1916 में। किस अधिवेशन में, तो लखनऊ सत्र में। कौन अध्यक्ष थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे महत्वपूर्ण सेशन देख सकते हैं। सबसे पहले बॉम्बे में सेशन हुआ था पहला, जो कि WC बनर्जी अध्यक्ष थे। कलकत्ता में पहला हुआ था, कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था 1885 में। कौन से अध्यक्ष, WC बनर्जी। उसके बाद मद्रास में हुआ 1887 में, कब, बदरुद्दीन तैयब, यानी कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में कब हुआ, जॉर्ज यूल, जो कि INC की पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। पहला कांग्रेस का कहाँ पे सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, तो बॉम्बे में हुआ, कब, 1885 में। कौन थे, WC बनर्जी। पहले मुस्लिम कब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, तो मद्रास में बने थे 1887 में। नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब। पहला अंग्रेज कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो जॉर्ज यूल बने थे। इलाहाबाद सेशन में हुआ था 1888 में। उसके बाद कलकत्ता में एक सेशन हुआ 1896 में, जिसका अध्यक्ष था रहीमतुल्लाह एंसियानी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और यहीं पर कलकत्ता सेशन में ही 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। उसके बाद वाराणसी में 1905 में क्या हुआ, सेशन हुआ, जहां पे गोपाल कृष्ण खोगले अध्यक्ष थे 1905 में। और यहीं पर स्वदेशी शब्द का परिचय दिया गया था। और यहीं पर बंगाल विभाजन हुए तो 1905 में ही, और स्वदेशी आंदोलन भी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ, और यहीं पे दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का परिचय देता है 1906 में। और यहीं पे 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश यानी कि ढाका में किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष थे, और यहीं पर रास बिहारी घोष के ही 1907 में ही कांग्रेस के दो पार्ट में विभक्त हो गए, नरम दल और गरम दल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाहौर में एक 1909 में हुआ, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, जिसमें कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919, मार्लो मिंटो एक्ट भी 1909 में पास हुआ। उसके बाद लास्ट में 1900 बहुत सारे हुए, लेकिन ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट सेशन है। उसके बाद 1911 में विशन नारायण धर जो थे, यहीं पर 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, और पहली बार जन गण मन यहीं पर गाया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया, तो वंदे मातरम 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और अगर आपसे जन गण मन पूछे तो कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पे राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो है वो होता है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत जो होता है वो वंदे मातरम सुजलम सुफलम होता है। 1917 में फिर हुआ क्या, कलकत्ता में एक अधिवेशन, यहाँ पर एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और ये आयरलैंड की थी। ठीक है। उसके बाद हुआ बेलगांव अधिवेशन, एके यानी कि महात्मा गांधी, एके यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, एक ही बार यानी कि सिर्फ 1924 जो कि बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, और यहीं पर पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और बेलगांव पूछे कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। एकमात्र अधिवेशन जहां पर गांधी जी ने इस अध्यक्ष को अध्यक्षता की थी। उसके बाद कानपुर में अधिवेशन 1925 में होता है, जहां पर भारत की यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता की, जो कि ये भारतीय महिला है अध्यक्ष के।
यहाँ पे कई बार पेपर में पूछा जाता है भारत की पहली महिला किस सेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो कानपुर में। ठीक है, कैसे याद करेंगे, तो जो लेडीज है, जो महिलाएं हैं, वो कान में बाली पहनती है, इसलिए आप ये कह सकते हो सरोजिनी नायडू ने कानपुर की अध्यक्षता की थी। उसके बाद लाहौर में अधिवेशन हुआ 1929 में, जहां पे जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और यहीं पर पूर्ण स्वराज प्रस्तावित पास किया। और उसके बाद यहाँ पे 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन होता है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस पहली अध्यक्षता बनते हैं। उसके बाद हरिपुरा के बाद 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन होता है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस दोबारा जीत जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं। और इसके बाद महात्मा गांधी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता को छोड़ देते हैं और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। विच सिख गुरु वॉज बोर्न एट पटना। अभी अभी मैंने आपको बताया है, अगर आपने स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि पटना में किसका, तो ये देखिए गुरु तेग बहादुर सिंह का बेटा था जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह का ही 1666 ईस्वी में पटना में इनका जन्म हुआ था, जो कि ये 10वें गुरु गोविंद सिंह थे और ये सिखों के अंतिम गुरु भी माना जाता है। और गुरु तेग बहादुर ये 9th सिख गुरु थे और इनका फांसी पर चढ़ाकर इसको औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दिया था, क्योंकि तेग बहादुर सिंह मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया था। और अगर 5वें गुरु की बात करें तो गुरु अर्जुन देव था, और जो कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। तो ये सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि द 10th गुरु यानी 10 जो सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। 9th गुरु तेग बहादुर थे। माता का नाम माता गुजरी। ही वॉज बोर्न 1666 एड इन पटना। माता गुजरी थी और 1666 एडी में पटना में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि इक्तादारी प्रथा जो प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो इक्तादारी जो प्रथा है ये इल्तुतमिश ने इसको इक्तादारी प्रथा को शुरुआत किया गया था। अब बाद में बलबन ने इसे खत्म कर दिया था। ठीक है, चलिए अगर हम बाजार नियंत्रण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। देखिए सिजदा और पैबोस, सिजदा का मतलब होता है सिजदा और पैबोस सर झुकाकर किसी को अभिवादन करना। पैबोस का मतलब होता है पैर या पैरों के बल घुटना टेक करके अभिवादन करना। तो ये किसने किया था, तो बलबन ने किया था और इसी ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाया था। अगर पूछे तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली थी और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कार्य पूरा करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये बाजार नियंत्रण की बात हो है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ा बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने बेल आइकन को जरूर दबा देना। 2023 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे जीता है, यानी कि हु वन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2023। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मौजी, ठीक है, मोंगी जी बावेंडी, ठीक, बावेंडी और लेविस ई ब्रूस और एलेक्सी आई इकोनोव, और ये इनमें से सभी के सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ देख सकते हैं वही है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइजन स्टॉकहोम में दिया गया है, जो कि रसायन में 2023 में किसको दिया है, तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मैगोजी बावेंडी, ब्रूस और इकोमोव को दिया है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जानते हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। और लोकमान्य की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। और ये जब 1920 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुए थे, कलकत्ता और नागपुर में जब अधिवेशन हुआ था तो उसी दौरान यानी कि कलकत्ता अधिवेशन के दौरान में ही लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। चलिए
अगला करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये सिख के 10वें गुरु थे जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था, जो कि तेग बहादुर के ये बेटा थे। और तेग बहादुर कौन से थे? 9वें सिख गुरु थे, जो कि औरंगजेब ने इनके फांसी पे चढ़ा दिया था, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि तेग बहादुर सिंह मुस्लिम धर्म को अपना ले, लेकिन तेग बहादुर सिंह मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया, जिसके कारण इनको मृत्यु दंड दे दिया। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में किस सिख गुरु की शहादत हुई थी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये सिख के 5वें गुरु थे, जो कि जहांगीर ने उनको क्या कर दिया था, शहादत यानी कि उनको मृत्यु दंड दे दिया था, मार दिया था। तो वो हो जाएगा कौन से? सिख के 5th गुरु। अब 5th गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अर्जन देव। अभी मैंने आपको पूछा है और इससे देखिए अभी पहले एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव हेल्ड डाइड आफ्टर द बीइंग द टॉर्चर फॉर 5 days बाय द मुगल गवर्नमेंट लेड बाय एम्परर जहांगीर। ठीक है, 1606 में, जो कि ये गुरु के 5वें यानी सिख के ये 5वें गुरु थे। और जून 1606 में सम्राट जहांगीर ने नेतृत्व में मुगल सरकार ने इसे 5 दिनों तक अत्याचार किए थे। गुरु अर्जन देव सिख गुरुओं में ये 5वें थे। ठीक है, और इन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख ग्रंथ के पहले अधिकारी संस्करण को संस्कृत किया, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। प्रश्न है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट 1856 वाज द ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। जी बिल्कुल, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 डलहौजी के शासनकाल में इसको ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन डलहौजी ने इसे पास नहीं किया था और लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ था, और ये 1856 है। एक साल के बाद यहाँ पे ये डलहौजी रिटायर हो गया था और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ गए थे। तो पास हिंदू विडो मैरिज एक्ट पास लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सती विनय। तो सती विनय 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक अधीन पारित हुआ था। तो जो सती रेगुलर की सती प्रथा है वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही पास किया गया था। तो यहाँ पे आंसर दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम 1856 अधिनियम 1856 में 25 जुलाई 1856 को लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या कर दिया, पास किया था। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना ताकि उनका भी भला हो जाए। यहाँ से बहुत सारी प्रश्न देखने को मिलेगा, आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। कह रहे कि चित्तरंजन दास ने CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव रखा था। बिल्कुल, सबसे पहले 1900 यहाँ पे जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कब? 1920 में कलकत्ता में हुआ था। 1 अगस्त कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और यहाँ पे महात्मा गांधी ने असहयोग को प्रस्ताव रखा था, लेकिन चित्तरंजन दास और बाकी लीडर ने मना कर दिया था और यहाँ पे असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ। और इसके बाद फिर जब दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ, जहाँ पे विजय राघवाचार्य जी अध्यक्ष थे, वहां पर इसको पास हो गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। दूसरा असहयोग आंदोलन, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न के किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, बिहार से, बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रोविंस अलग किया गया था 1935 में। और वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 में बंगाल से बिहार एंड उड़ीसा अलग हो गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ। तो यहाँ पे 1929 में, और 1929 आ गया तो एक बात याद रखेगा, 1929 में ही लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। 1931 की बात करें तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी ये 1931 में
गांधी इरविन समझौता 1931, और पूना पैक्ट की बात करें तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, और सहयोग यहाँ पे 1930 की बात करें तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जिसे कहते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, देखिए अगला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, इंडियन विंग्स फ्रीडम की लिखी गई किससे लिखी, यानी कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी कृति है या किसने लिखा गया है। तो ये अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और इन्होंने इंडियन विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न पूछा है कि सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस पर मनाते हैं किस तारीख को। तो ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं का जन्मदिन था 25 दिसंबर, और इसीलिए हम इनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये रेगुलर सेशन चलता है और यहाँ से आपको हर किसी एग्जाम में फायदा होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी। तो लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो कौन थे, तो रामकृष्ण थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण खोगले थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट डैश द्वारा जारी किया जा सकता है। तो देखिए जो रीट होता है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, और वो किसके किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रीट जारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन आपसे वर्तमान में पूछे कि हाई कोर्ट टोटल कितने हैं भारत में, तभी टोटल कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं जो कि भारत में है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा ही जारी किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, जबकि जो हाई कोर्ट होते हैं वो दो आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगर हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट की बात करें तो 226 के तहत, ये दोनों के तहत रीट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यानी कि हैबियस कॉर्पस, परमा आदेश यानी कि मैंडमस, और उत्प्रेषण यानी कि प्रोहिबिशन, और निषेधाज्ञा, ठीक है, सर्टियोररी, और अधिकार परीक्षा की बात करें क्यू वारंटो। ये 5 प्रकार के रेट हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक पत्रिका की इन्होंने शुरुआत किया था। यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी की बात है, और नेशनल हेराल्ड की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या, मूक नायक एंड मराठी, ठीक है, 49 ये भीमराव अंबेडकर के हैं, और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 1920 with the objective highlighting the caste based on the discrimination and the malicious the caste ridden society। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मराठी पाक्षिक मूक नायक की स्थापना किया था, और 1920 में समाज में जाति आधारित भेदभाव को उजागर करने के उद्देश्य की गई थी। और इसके अलावा अंबेडकर द्वारा प्रकाशित अन्य प्रमुख समाचार पत्र भी हैं, जिसमें कि दीन बिंदु है 19वीं शताब्दी में, और बहिष्कृत भारत ये भी उसके पंडित भीमराव अंबेडकर के हैं, और जनता की बात करें तो ये भी, और प्रबुद्ध भारत। तो यहाँ पे देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर के कुछ कृतियां हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, और सभी के सभी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।